नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। चैप्टर 4 तक के अध्ययन के लिए आप क्लास 9 के प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर 4 तक का अध्ययन कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी के सामने लिखा हुआ है, चैप्टर 5 का नाम यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इंग्लिश में जिसे हम इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री के नाम से जान सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें ये जान लेते हैं, इनका परिचय जानने से पहले, कि यूक्लिड कौन थे और इनका ज्यामिति का परिचय तो इस हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे ही। आप सभी जान लीजिए कि जो हमारे यूक्लिड थे, ये एक देश है आपका अलेक्जेंड्रिया, ठीक है। यहाँ के यूक्लिड जी जो हमारे थे वो गणित के क्या थे, एक शिक्षक थे, ठीक है। इन्होंने ज्यामितियों को एक एलिमेंट्स नाम का पुस्तक है, ग्रंथ है, जो पुस्तिका माना जाता है, इसमें इन्होंने 13 अध्यायों में ज्यामिति को चर्चा किया है। इन सब का वहां पे आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस अध्याय में हम ज्यामिति के प्रति, ये जो ज्यामिति का परिचय है, इसके प्रति केवल यूक्लिड के दृष्टिकोण का चर्चा करेंगे कि यूक्लिड ने ज्यामिति के परिचय के लिए क्या क्या रास्ता अपनाया, या क्या क्या उसके लिए किया, या क्या क्या उन्होंने खोजा, कौन कौन सी बातें बताई, कौन कौन सी चीजें दी, केवल और केवल किसका, यूक्लिड की चीजें। ऐसे ज्यामिति के क्षेत्र में बहुत सारे लोग हुए हैं। जैसे आप ज्यामिति के क्षेत्र में थेल्स को देख सकते हैं, लेकिन क्लास 9th में आप यूक्लिड को पढ़ रहे हैं, और जब क्लास 10th में पहुंच जाएंगे तो हम थेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि थेल्स की क्या राय थी, थेल्स का क्या चर्चा था। ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि यूक्लिड अलेक्जेंड्रिया के गणित के एक शिक्षक थे। इन्होंने एलिमेंट्स नाम की पुस्तक लिखी, उसमें 13 अध्याय में ज्यामिति का विवेचना वहां पे किया। और इस अध्याय में हम जो ज्यामितियों के बारे में जानेंगे वो केवल और केवल किसके दृष्टिकोण के हिसाब से जानेंगे, यूक्लिड के दृष्टिकोण के हिसाब से जानेंगे। आइए देखते हैं कि यूक्लिड ने क्या क्या कहा। देखते, पहला हेडिंग आपका डाला हुआ है यहाँ पे, यूक्लिड की परिभाषाएं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यद्यपि यूक्लिड ने बिंदु, रेखा और तल को परिभाषित किया है, परंतु गणितज्ञों ने इन परिभाषाओं को स्वीकार नहीं किया है। इसलिए ज्यामिति में इन्हें अब अपरिभाषित पदों के रूप में लिया जाता है। लिया तो जरूर जाता है, लेकिन अपरिभाषित पदों के रूप में लिया जाता है। अब बात आती है बिंदु, रेखा, तल, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। जैसे हम जिस पे आपको अभी लिख के पढ़ा रहे हैं, ये आपका एक क्या है, तल ही है। रेखा, रेखा तो आप सभी जानते हैं, ये देखो हमने एक रेखा खींच दिया। बिंदु क्या है, ये देखो, ये तमाम बिंदुएं हम खींच रहे हैं, ये सारी क्या है, बिंदु है, ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पे और जान लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई किताब आपका बना दूं, ये आपका मान लीजिए कोई किताब है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, किताब के पन्ने हैं। तो किताब के पन्ने, ये एक पन्ना मैंने फाड़ लिया, इधर निकाल लिया, तो इसमें देखिए ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई हो गई। आपके पास कोई भी पन्ना है और उस पर ऐसे लाइनिंग बनी हुई है, तो इसको आप क्या बोलते हैं कि ये आपकी इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। तो इसका कुछ आपका क्या होता है, क्षेत्र भी होता है, भाग होता है। कौन सा क्षेत्र, जैसे ये जो लाइनिंग है इस पे जब आप लिखते हैं तो यही इसका क्या है, एरिया है, एक क्षेत्र है। समझ में आ गया। अच्छा, अब देखते हैं एक एक पॉइंट को। पहला पॉइंट इन्होंने दिया, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। जैसे हम यहाँ पे कोई बिंदु रख दिए, ये देखिए इसका कोई भाग दिख रहा है, कोई भाग नहीं है। भाग मतलब एरिया, एरिया मतलब कुछ क्षेत्र घेरता हो। जैसे मैंने अभी पन्ना लिया था आपका, तो देखिए इसमें कोई इसका कुछ भाग है, यही सारे इसके क्या है, भाग है। यहाँ पे आप कोई आम बना दीजिए, तो आम का ये इतना क्या हो गया, भाग हो गया। लेकिन बिंदु का कोई भाग नहीं होता। ये देखिए बिंदु, तो इसका आप कौन सा भाग निकालेंगे, बिल्कुल ये जीरो से दिख रहा है, ये देखिए बहुत सारा। तो बिंदु का कोई भाग नहीं होता है, इन्होंने बोला। एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। देखिए जैसे हम ये आपका पेज ले लिए थे अभी ना, किसी भी कॉपी का आपके पेज ले लिए हिंदी का, तो इसका देखिए इसमें क्या है, ये आपका चौड़ाई है और ये आपका क्या है, लंबाई है। और हमने एक रेखा खींच दिया यहाँ पे, देखिए तो इस रेखा की ये क्या है, ये लंबाई है। कोई पूछे, आप कहते नहीं हो कि 3 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींची, 5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींची, उसमें ये थोड़ी ना कहते हो कि इतनी चौड़ी है वो, चौड़ी तो कहते नहीं हो। तो वही इन्होंने कहा है कि एक रेखा जो है चौड़ाई रहित लंबाई होती है, यानी कि एक रेखा में केवल और केवल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए ये लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसका नहीं है, इनका ये कहना था। और इन्होंने क्या कहा है,
एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। जैसे हमने एक रेखा खींच दिया एक, और इसके सिरे पे ए बी एक बिंदु रख दिया एक एक, ठीक है, ये बातें हो गई। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। जैसे हमने एक ही रेखा यहाँ पे खींच दिया, देखिए एक सीधी रेखा खींच दी, इस पे बहुत सारे बिंदु हैं, देखिए ये बिंदु हम बनाते जा रहे हैं, इस रेखा पे बहुत सारे बिंदु हैं। तो स्वयं बिंदुओं के साथ सपाट रूप से क्या होती है, स्थित होती है एक सीधी रेखा। इसके बारे में ये बताया जा रहा है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। जैसे हम जिस पे लिख रहे हैं इसकी क्या है, एक लंबाई और एक चौड़ाई है। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक हम इस पे पूरा लिख रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, चौड़ाई एरिया हो गया, और ये आपका क्या हो गया, लंबाई एरिया हो गया, ठीक है। तो एक पृष्ठ वह है जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। जैसे हमने एक, आप कॉपी का कोई भी पन्ना फाड़ लीजिए, तो कॉपी का जब पन्ना आप फाड़ेंगे तो देखिए जो आप फाड़ते हैं वो यहाँ पे ये क्या बना रहा है, एक लाइन का निर्माण कर रहा है। ये चौड़ाई क्या बना रहा है, एक लाइन का निर्माण कर रहा है। तो वही कह रहा है कि पृष्ठ के किनारे क्या होती हैं, रेखाएं होती हैं, ठीक है। एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। ये जो आपका कॉपी का पन्ना है बच्चों, ये बहुत आसान सा उदाहरण है, इसलिए मैं बार बार यही उदाहरण दे रहा हूँ। ये जो आपके कॉपी का पन्ना है, ये एक ऐसा पृष्ठ है, ये आपका समतल पृष्ठ है। तो इस पे बहुत सारी रेखाएं आप बना सकते हैं। देखिए कितनी रेखाएं, चाहे जितनी आप रेखाएं बना दीजिए। ये रेखा बनाया हमने, ये रेखा बनाया, ये रेखा बना दिया, ये रेखा बना दिया। आप स्वयं भी कॉपी में तमाम रेखाएं बना सकती हैं। तो वही कह रहा है कि एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। देखिए कितनी सीधी रेखाओं के साथ में स्थित है ये समतल पृष्ठ। आगे बढ़ते हैं। कुछ नए शब्द आपके पास हैं, इनको समझना है। शब्दों का मतलब लिखा हुआ है, अभिगृहीत और अभिधारणाएं ऐसी कल्पना है जो स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य होती है। जैसे हम कभी भी अवग्रहित का नाम लेंगे आपके सामने या अभिधारणा का नाम लेंगे तो उसको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उसे मान लिया जाता है कि सर्वव्यापी सत्य है, इन्हें सिद्ध नहीं किया जाता है। जैसे मैं बताऊं कि आपके पिता का नाम मोतीलाल था, तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, आप मान लोगे कि हाँ आपके बाबा का नाम क्या था, मोतीलाल था। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, तो उन चीजों को हम यहाँ पे नाम जो देंगे मैथमेटिक्स में, गणित में, अगर हमने अवग्रहित कह दिया और अभिधारणाएं कह दिया तो आपको मान लेना है कि हाँ ये सर्वव्यापी सत्य है, एकदम से सत्य है, इसे सिद्ध नहीं करना, ठीक है। अच्छा, एक नाम आपके सामने यहाँ पे आएगा परमेय। तो परमेय वह कथन होते हैं बच्चों जिन्हें परिभाषाओं, अवग्रहीतों, पहले सिद्ध किए हुए कथनों और निगमनिक तर्कण द्वारा सिद्ध किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया गया तो हम उसे किसी और कथन के द्वारा क्या कर देंगे, सिद्ध कर देंगे, ठीक है। सिद्ध करना पड़ता है, परमेय को क्या करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अब यूक्लिड के अवग्रहित, जैसे हम अवग्रहित कह दें वैसे हमने क्या बताया था, अवग्रहित का मतलब कि ये सर्वव्यापी सत्य होते हैं, सत्य मान लिया जाता है। चलिए इस पे आते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है देखते हैं। लिखा है, वह वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती हैं बच्चों। इसको चाहे वस्तु से समझिए, जैसे मैंने लिख दिया, ये देखिए मैं यहाँ पे कोई आम बना दे रहा हूँ, ठीक। ड्राइंग पे मत जाइएगा आप सभी, मैंने कोई आम बना दिया, तो ये आपकी पहली वस्तु है, ये आपकी दूसरी वस्तु है। ये देखिए वह वस्तु है जो एक ही वस्तु के बराबर हो। ये देखिए ये एक वस्तु इस एक ही वस्तु के बराबर है कि नहीं है, बराबर है, तो वो एक दूसरे के क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये दोनों आम एक दूसरे के बराबर हैं, ये भी आम है और ये भी आम है। इसी प्रकार अगर मैथमेटिकली में देखा जाए तो ये एक रेखा आपका ए बी है 3 सेंटीमीटर, और दूसरी रेखा मैंने खींच दिया सी डी, और ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो ये दो देखिए, ये एक रेखा इस दूसरी रेखा के क्या है, बराबर है, तो ये दोनों रेखा भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। यही चीज वो कह रहा था। आगे देखते हैं। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। जैसे यहाँ पे मैं कह दूं 2 में 2 को जोड़ा जाए तो बराबर क्या आ गया, 4, और ये दोनों भी आपस में तब क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, जैसे देखिए हमने यहाँ पे मतलब हमने 2 बराबरों लिखा है ना, तो मान लीजिए 2 बराबर आप ले लीजिए, 2 बराबर 2 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ये हमने 2 वस्तुएं ले ली, 1 2 और फिर 2 ले लिया, ये दोनों आपस में क्या है, 2 बराबर 2 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर इन दोनों बराबरों को जोड़े, 2 + 2 को जोड़ें तो बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो ये भी तो 4 ही लिखा हुआ है, तो 4 बराबर 4 हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि यदि बराबरों को, देखिए ये बराबर था कि नहीं,
बराबरों में जोड़ा जाए, ये देखिए बराबरों में जोड़ दिया हमने, तो पोड़ भी बराबर होता है, तो जो आएगा वो भी बराबर होता है कि नहीं, 2 + 2 = 4। ये चीजें हैं। अब चाहे यहाँ पे वही आम ले लीजिए, देखिए आम बराबर आम हो गया। अब इस आम प्लस आम कर देंगे तो कितना आम आ जाएगा, 2 आम इकट्ठे आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। सेम वही चीज, यदि बराबरों को बराबरों में घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। जैसे जोड़ने पे बराबर होता है वैसे घटाने पे भी बराबर होता है। वह वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसे हम 2 रेखाएं ले ली, एक रेखा आपका ए बी ले लिया और दूसरा रेखा इसी पे सी डी लिए। संपाती का मतलब ऊपर नीचे एक ही उस पे रखा हो, ठीक है। संपाती का मतलब ये होता है। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लिखा है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ये देखिए जैसे 4 पूर्ण है और इसके भाग क्या होंगे, 2 + 2 होंगे। तो देखिए ये इस 2 से बड़ा है कि नहीं, पहला भाग इसका 2 हो गया, दूसरा भाग इसका 2 हो गया, ठीक है। तो ये पूर्ण अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। एक ही वस्तुओं के दोगुने परस्पर बराबर होते हैं। जैसे हमने ये आम ले लिया और ये आम ले लिया, इसका दोगुना कर दिया, इसका दोगुना कितने आम हो गए, 2 आम हो गए। इसका दोगुना कितने आम हो गए, 2 आम हो गए। तो इसका हमने दोगुना कर दिया, इसका दोगुना और दोगुना भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। एक ही वस्तुओं के आधे भी परस्पर बराबर होते हैं, ठीक है। अगर दोगुना बराबर होता है तो आधा भी परस्पर बराबर होता है। ये चीजें आपको सत्य मानना है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये यूक्लिड के क्या है, अवगृहीत है। आशा है समझ में आ रहा होगा आप सभी को। अवधारणाएं पढ़ते हैं, ये भी ऑटोमेटिक प्रूफ होती हैं, इसको भी हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं। यूक्लिड ने 5 अवधारणाएं दी, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। अवधारणा 1 क्या कहता है, देखिए अवधारणा 1 कहता है एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। जैसे हमने यहाँ पे कोई बिंदु एक ले लिया, मान लीजिए ये बिंदु है ए, कोई दूसरा बिंदु हमने ले लिया बी। अब पढ़िए इसको, एक बिंदु से यानी मान लीजिए इस बिंदु ए से अन्य बिंदु से एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, अन्य बिंदु पर, ठीक है। ये बिंदु बी है और इस पे एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए अपने खींच लिया कि नहीं खींच लिया। तो इनका पहला अवधारणा तो ये था। आते हैं दूसरे अवधारणा पे। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है बच्चों। जैसे मान लीजिए ये आप, अब रेखा आपने खींचना तो ऊपर सीख लिया अवधारणा 1 में, रेखा आपका क्या है, ए बी है, ठीक है। तो एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, मतलब ए को आप इधर जितना मन हो उतना मर्जी बढ़ा लें और बी को भी आप जितना मर्जी हो उतना इधर बढ़ा सकते हैं। अवधारणा 2 इनका ये कहता है। अवधारणा 3 देखिए क्या कह रहा है, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई बिंदु है ए, ठीक है, इसे केंद्र मान लीजिए और कोई भी त्रिज्या आप ले लीजिए। मान लीजिए यहां पे हमने इतनी बड़ी त्रिज्या ले ली, तो अब प्रकार में इतनी दूरी ले लीजिए और इसी से क्या कर दीजिए, एक वृत्त खींच दीजिए। ये वृत्त खींचा जा सकता है। यही कह रहा है कि किसी को केंद्र मान के, तो हमने ए को केंद्र माना, किसी त्रिज्या से, ये हमने इतनी बड़ी त्रिज्या ले ली, एक वृत्त खींचा जा सकता है। अवधारणा 3 का यही कहता है। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अवधारणा आपका 4 है कि सभी समकोण जो सभी 90 अंश के डिग्री वाले कोण हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये अवधारणा। अवधारणा 5 थोड़ा देखिएगा। अवधारणा 5 इनका क्या कहता है, यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर, देखिए एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर, ये हमने 2 सीधी रेखाएं बना दी, एक सीधी रेखा ये है, एक सीधी रेखा ये है और एक सीधी रेखा इस पे क्या होती है, गिरती है। गिरती मतलब इसको ऐसे गिर जाती है, ठीक है। इसका मान लीजिए ए बी रेखा है, ये आपका सी डी रेखा है और इसे कुछ भी मान लीजिए पी रेखा है। गिरकर अपने एक ही 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए, अपने एक ही ओर गिरती है और एक ही और 2 अंतःकोण, एक ही और 2 अंतःकोण मतलब अंतःकोण मतलब इसके अंदर का कोण बच्चों, मतलब इसके इस वाले भाग में कोण या इस वाले भाग में कोण, ठीक है। तो एक ही और भी मतलब चाहे इस तरफ या तो इस तरफ, ठीक है, एक ही और, इसका कहने का मतलब है दोनों कोणों का योग मिलकर क्या हो, 2 समकोणों से कम हो। 2 समकोणों का मतलब बच्चों, एक समकोण का मतलब 90 और 2 समकोणों का मतलब 2 × 90 = 180 अंश से कम हो। तो आप देख रहे हैं कि इधर ये देखिए ये 90 से ज्यादा हो रहा है कुछ, ये दिखने में, इसका मतलब इधर 180 अंश से कम होगा। इधर 2, इसके जो इसके बाएं तरफ होगा वो 180 अंश से क्या होगा, कम होगा, 2 समकोणों से कम होगा। कम हो
तो वो दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर दो समकोणों से योग कम होता है। तो इन दोनों रेखाओं को आप अनिश्चित रूप से जब बढ़ाएंगे तो ये इसी ओर मिलती हैं। ये देखिए कहीं यहाँ पे मिलेगा पॉइंट ओ पे, तो जहाँ पे दो समकोणों से उनका योग क्या होता है, छोटा होता है। देखिए यहाँ पे आपका 180 अंश का डिग्री नहीं बनेगा। अवधारणा पाचन का यही कहता है, ये आपके सामने पहले से चित्र मौजूद था। ये इधर बढ़ाए जाएंगे बाई साइड में। इनका कहने का मतलब ये है, अच्छा अगर दो समकोणों से कम ना हो, अगर दो समकोणों के बराबर हो जाए, 180 अंश के बराबर हो जाए, तो ये आपकी जो लाइन बनेगी बच्चों, ये आपकी लाइन ऐसे बनेगी, कुछ इस प्रकार से ये लाइन बन जाएगी। कैसी लाइन, समांतर रेखाएं बन जाएंगी, एक दूसरे को कभी नहीं कट करेंगी। और यदि 180 अंश से दो अंतःकोण कम हो जाएंगे इसके बाएं तरफ, तो ये एक दूसरे को पीछे ऐसे बढ़ाएंगे तो आपके क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। यही अंतर है इसमें, यही समझना है। ठीक है। यूक्लिड की पांचवी अवधारणा के दो समतुल्य रूपांतरण हैं। पहला क्या है, प्रत्येक रेखा यल और उस पर स्थित प्रत्येक बिंदु P के लिए एक अद्वितीय रेखा यम ऐसी होती है बच्चों जो P से होकर जाती है और यल के क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है। दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती हैं। जैसे हमने दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं ले ली, ऐसे ले लीजिए या ऐसे ले लीजिए, तो ये एक ही रेखा के दोनों समांतर। मान लीजिए हमने कोई रेखा खींच लिया, यहाँ पे ऐसे रेखा खींच लिया, तो ये बताइए ये रेखा इस रेखा के तो समांतर है, लेकिन इस रेखा के समांतर नहीं हो सकती, यानी दोनों रेखाओं के समांतर नहीं हो सकती हैं। ठीक है ना। और यहां से फिर से देखिए, ये चीजें होगी। ठीक है। आगे लिखा है, यूक्लिड की पांचवी अवधारणा को पहली चारों अवधारणाओं की सहायता से सिद्ध करने के सभी प्रयत्न असफल रहे, परंतु इनसे अन्य ज्यामिति की खोज हुई जिन्हें अयूक्लिडीय ज्यामिति कहा जाता है। ये बातें आप याद रखिएगा, इन सब बातों को। तो इसी के साथ में आपका चैप्टर 5 का शुभारंभ हुआ, इंट्रोडक्शन यहीं पे खत्म हुआ। मिलेंगे अगले वीडियो में चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.1 के साथ। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। और दोस्तों हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।